माई क्वेश्चन टू गवर्नमेंट इज व्हाई नॉट एनवायरमेंटल इंस्टीट्यूशन, जिससे हम आपका एनवायरमेंट को सजग कर सके। हम आपका रेलवे के बारे में बता रहे हैं, हम आपका एवोल्यूशन हिस्ट्री के बारे में बता रहे हैं, हम आपका मैनकाइंड के बारे में बता रहे हैं, हम एनवायरमेंट के बारे में क्यों नहीं बता रहे हैं? क्यों ऐसा नहीं हो पा रहा है? मोदी जी क्यों कह रहे होते हैं कि भैया हमको आपका टाइगर बचाने हैं? अब अगर मैं इसी बायोडाइवर्सिटी के लेवल्स को डिस्क्राइब करूं तो वो 3 तरीके से डिस्क्राइब कर रखे हैं। अब इसके इकोनॉमिक रोल को अपन समझते हैं। जैसे देखो, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक अलग होती है, एक होती है एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब तुम्हारे एथिक्स ही तुमको कहने चाहिए। मॉरल होता है इमोशनल भाव से जुड़ा हुआ। ग्रेट बैरियर रीफ कहां देखने को मिलती है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आपका एक लॉ पास किया था जिसको क्या कहते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते थे, जो बहुत सारे ऐसे जो हमारे खेतों के लिए बहुत जरूरी होते थे, मर गए वो समय के साथ। कीड़े मारने के चक्कर में जो न्यूट्रिएंट्स होते थे, जो जमीन को उपजाऊ बनाते थे, वो खत्म हो चुके हैं। तो ये जो आपका चेंजेस आ रहे हैं, ये जो आपका बहुत सारे चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, ये जो डिफरेंसेस हैं, इन डिफरेंसेस को प्लीज नोट कर आपका रखिएगा, क्योंकि यहां से पेपर में आपका एक क्वेश्चन तैयार हो सकता है। तुम नेचर के घर में घुसोगे, नेचर तुम्हें आपका घर से निकाल के मारेगी। ज्योग्राफी वाले आ गए हुए, क्या हालचाल है सभी के? मैं अभिषेक पांडे स्वागत करता हूं आपका इस बहुत ही बेहतरीन से प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है नेक्स्ट टॉपर्स ह्यूमैनिटीज। इमोशन हो गए ना, क्योंकि यहां पर हम देश का भविष्य बनाते हैं, है ना। अब तुम देश का भविष्य तो बनने आ गए हो, पर देश का भविष्य बनने के लिए तुम्हें आपका बहुत सारी चीजें हैं जिनसे अभी गुजरना पड़ेगा। यार इतनी लंबी जर्नी थी, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि यार इतनी जल्दी मतलब आपका सारे चैप्टर्स खत्म भी हो जाएंगे, और चैप्टर्स खत्म होते होते तुम्हारे साथ इतना अच्छा बॉन्ड भी बन जाएगा। बहुत सारा प्यार दिखाया तुमने और बहुत सारी चीजें तुमने दिखाई कि यार कमेंट सेक्शन आपका भर देना, और इतने सारे आपका टैग्स, इतनी सारी चीजें, मतलब ये चैप्टर्स ऐसा लग रहा है कि अब एंड की तरफ आते जा रहे हैं, और जितना आपका एंड की तरफ आते जा रहे हैं उतना ही तुमसे लगाव भी जुड़ता जा रहा है ना। पर कोई बात नहीं, अपन पढ़ेंगे और पढ़ के आपका जो है इस चीजों को और लंबा लेके चलेंगे, क्योंकि अभी तो तुम्हारा साथ आपको बहुत लंबा जाना है ना। तो चलो करते शुरू, है ना, बिना किसी इमोशनल। आपका जो है चीजों के चैप्टर का नाम है सर बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, जल्दी से आपका जो कॉपी पेन है वो निकाल लो, और कॉपी पेन निकाल कर आपका उसको कंप्लीट करते जाओ, ताकि मैं आपका इन चीजों को जो भी तुमने यहां पर पढ़ा है उनको एक साथ आपका दिखा सकूं तुम्हें। ठीक है, चलो अब देखो, पहला क्वेश्चन तुम्हारे साथ आपका जो ये आएगा वही आएगा कि सर व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी कहते कैसे हैं, क्या है बायोडाइवर्सिटी, उस चीज को आपका समझा दो जरा थोड़ा सा। तो मेरा पहला क्वेश्चन ये होता है किसी भी बच्चे से कि बेटा बायोडाइवर्सिटी ना इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अगर तुमको बायोडाइवर्सिटी आपका समझ में आ गया तो तुमको आपका बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखो, बायोडाइवर्सिटी एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा आपका एवोल्यूशन जो कि बहुत सारे स्पीशीज के व्यू पॉइंट को आपका ध्यान में रखकर कंप्लीट किया जाएगा। जैसे अब यहां पर भी डेफिनेशन देखो, बायोडाइवर्सिटी इज अ सिस्टम इन अ कांस्टेंट एवोल्यूशन फ्रॉम अ व्यू पॉइंट ऑफ स्पीशीज। अब ये स्पीशीज आपका बहुत तरीके की होती है, एक होती है एक्सटिंक्ट स्पीशीज, एक होती है रेयर स्पीशीज, एक होती है आपका जो बेसिकली अगर तुम देखोगे तो फिर ऐसे आ जाएंगी कि भाई इंडेंजर्ड स्पीशीज। तो बहुत सारी स्पीशीज हैं, एज वेल एज फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्पीशीज के ही आपका बेसिकली हम पॉइंट ऑफ व्यू को याद रखेंगे, एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू को भी याद रखकर बायोडाइवर्सिटी को बनाएंगे। अगर एवरेज हाफ लाइफ ऑफ अ स्पीशी इज एस्टिमेटेड एट अ बिटवीन 1 and 4 मिलियन ईयर्स, इतने में हम आपका किसी स्पीशीज की आपका टाइम पीरियड को देख रहे हैं, एंड 99% ऑफ द स्पीशीज हैव एवर लिव्ड ऑन द अर्थ आर टुडे एक्सटिंक्ट। अब इनमें से जितने भी आपका जो जानवर थे, जैसे तुम देखते हो डायनासोर थे, या और भी बहुत सारे ऐसे जानवर जो कि धीरे धीरे कर आपका खत्म हो गए। अब तुम देखो, हम आज इतनी मशक्कत क्यों करते हैं, मोदी जी क्यों कह रहे होते हैं कि भैया हमको आपका टाइगर बचाने हैं, क्योंकि हमारी फूड चेन से एसोसिएटेड है। वरना ऐसा हो जाएगा कि एक समय के बाद तुमको कभी सुनने मिला करेगा, एक पुराने आने वाले मतलब पीढ़ियां आपका बताया करेंगी तुमको आपका कि भैया क्या, कि एक वो टाइगर नाम का आपका ऐसा होता था, देखते को मिलता था। तुम बताया करोगे हम थे उस जमाने पर, तुम तो हो गई नहीं, मैं भी नहीं होऊंगा। तो भैया दिक्कत यह है कि भैया ऐसा आपका जो है ना हो, उसके लिए हमें आपका कंजर्वेशन करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। बायोडाइवर्सिटी इज नॉट फाउंड ओनली इवनली ऑन द अर्थ, इट इज कॉन्स्टेंटली रिचर इन द ट्रॉपिक्स। अब उसका रीजन क्या है, देखो, जैसे अगर मैं आपका बेसिकली ये इक्वेटर वाले इलाके को जानता हूं, तो ये 0 डिग्री का इलाका है। अब यहां पर 0 डिग्री के इलाके में होता क्या है कि एक तो गर्मी भी आपका बहुत ज्यादा है, और गर्मी के साथ साथ आपका बारिश भी बहुत ज्यादा है। तो गर्मी और बारिश जब दोनों का कॉम्बिनेशन होता है तो वहां पर नई नई स्पीशीज जन्म लेती हैं। इतने डेंस फॉरेस्ट में बहुत सारे ऐसे जानवर होते हैं, बहुत सारे ऐसे आपका जो है चीजें जो तुम्हें शायद कहीं और सर्वाइवल के तौर पर ना मिल सके। तो उनको क्या होता है, उनको ऐसे आपका जो है बेसिकली एनवायरमेंट की जरूरत होती है जहां पर बहुत सारा जंगल, बहुत सारी चीजें हो, क्योंकि वो उनका घर है और उनके
मिलेंगे, घर में आपका जो है कहां पर मिल सकती है, वो ट्रॉपिक वाले इलाके में मिलेंगी। एज वन अप्रोचेस द पोलर रीजन वन फाइंड्स लार्जर एंड लार्जर पॉपुलेशन ऑफ फ्यूअर एंड फ्यूअर स्पीशीज। अब जैसे तुम बिल्कुल आपका पहुंच गए कहीं आर्कटिक ओशन में या अंटार्कटिक ओशन के आसपास, तो वहां जो तुमको स्पीशीज दिखाई देंगी वो बहुत ही कम दिखाई देंगी। वो ऐसी स्पीशीज होंगी जो कि तुमको आपका समझ में आ रही होंगी कि यार बस ये तो आपका चल रही है, ये हैं स्पीशीज, है ना, मतलब एक दो पोलर बियर दिख गए तुमको, है ना, पेंगुइन दिख गए, तो वो वाली आपका चीजें हैं, है ना। तो अगर इसके अलावा छोड़ दिया जाए तो बाकी आपका जगह पर बहुत सारी चीजें हमको देखने को मिल रही हैं। अब जैसे बायोडाइवर्सिटी आपका जो शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर बना है। एक तो बायो, बायो का मतलब होता है लाइफ, ठीक है, हम किसी भी चीज की आपका लाइफ के बारे में, और डाइवर्सिटी मतलब होता है वैरायटी। तुमने ये तो पढ़ा ही होगा ना कि जब भी हम आपका डाइवर्सिटी पढ़ते हैं तो डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, डाइवर्सिटी का मतलब होता है आपका वैरायटी, कि कितनी वैरायटी को हम आपका समझ रहे हैं। इन सिंपल टर्म्स बायोडाइवर्सिटी इज द नंबर एंड वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म फाउंड विद इन द स्पेसिफाइड ज्योग्राफिकल रीजन। एक ज्योग्राफिकल रीजन के अंदर कितने सारे आपका जानवर, कितनी सारी स्पीशीज देखने को मिल रही हैं, उन्हीं के कॉम्पोजिशन से हमने बायोडाइवर्सिटी तैयार कर दिया है। इट रेफर्स टू द वेराइटी ऑफ प्लांट्स। अब तुम ये कहोगे कि सर अभी तक तो तुम स्पीशीज बोल रहे थे, तो स्पीशीज के अंदर क्या हम आपका ये बात नहीं समझेंगे कि भाई आपका जो है प्लांट और फिर आपका जो है ये जो एनिमल है, ये दोनों आपका देखने को मिलेंगे इसके अंदर? बिल्कुल देखने को मिलेंगे। देखो प्लांट और एनिमल, फ्लोरा फोना दोनों कंसिस्ट कर जाएंगे इसके अंदर। ऐसे ही ना एक चार्ट होता है, देखो जेनेटिक डाइवर्सिटी अभी आपका आगे बताऊंगा मैं तुमको। तो ये जो इकोसिस्टम डाइवर्सिटी है, स्पीशीज डाइवर्सिटी है, जेनेटिक डाइवर्सिटी है, ये पूरा एक चार्ट के अंदर फ्लो करता है और ये जाता भी इसी फ्लो में है। सबसे पहले आपका इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, फिर स्पीशीज डाइवर्सिटी, फिर जेनेटिक डाइवर्सिटी। इनके बारे में अभी अपन चर्चा करेंगे, 2 मिनट का समय दो, ठीक है। इट रिलेट्स टू द वेरिएबिलिटी अमंग्स लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ इंक्लूडिंग द वेरिएबिलिटी विद इन द बिटवीन स्पीशीज एंड दैट विद इन द बिटवीन इकोसिस्टम। अब होता क्या है, देखो जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं ये बताऊं तुम्हें कि यार यहां पर बहुत सारे आपका जो है बेसिकली स्पीशीज रहे होंगे, उनको कैसे आपका कनेक्टिविटी जानी गई होगी, वो इकोसिस्टम से कैसे रिलेटेड है, वो हम आपका यहां पर समझने की कोशिश करेंगे। तो बायोडाइवर्सिटी क्या है? बायोडाइवर्सिटी इज अ लिविंग वेल्थ, जिसके ऊपर हम आपका क्या कर सकते हैं, जिसके ऊपर हम घमंड कर सकते हैं कि यार अगर हमारे पास अच्छी बायोडाइवर्सिटी है तो ये हमारे आने वाले फ्यूचर को, आने वाली जनरेशन को सिक्योर करके रखेगा, और आने वाली जो आपका बेसिकली जनरेशन है वो एक तरीके से आपका क्या रहेगी, बिल्कुल प्रोटेक्टेड भी रहेगी। अब अगर मैं इसी बायोडाइवर्सिटी के लेवल्स को डिस्क्राइब करूं तो वो 3 तरीके से डिस्क्राइब कर रखे हैं। एक है जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीशीज डाइवर्सिटी और इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। अब जैसे एक एक कर बात करते हैं। सबसे पहले आपका जेनेटिक डाइवर्सिटी की बात करते हैं। देखो जेनेटिक डाइवर्सिटी की अगर अपन बात कर रहे हैं तो वो एसोसिएटेड होते हैं आपका जीन से, और जीन्स जो हैं वो किसी भी चीज के बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं। समझ रहे हो? जैसे मैं अगर बात करूं कि किसी भी चीज के आपका बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक की तरफ अगर मैं आपका जाता हूं तो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक क्या हो सकता है? बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक हो सकते हैं उसके जीन्स। तो ऐसे ही जो जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी होती है ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं किस चीज के? ऑफ वेरियस लाइफ फॉर्म। यहां पर जो आपका बहुत सारी लाइफ फॉर्म दिखाई दे रही है उनका आपका ढांचा ही जो है वो बेसिकली जीन्स के तौर पर आया है। सो जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी रेफर्स टू द वेरिएशन ऑफ जीन्स विद इन द स्पीशीज। अब उन स्पीशीज के अंदर कैसे आपका चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, कैसे आपका वेरिएशंस आए हैं, वो सारी चीजें आपका यहां पर कनेक्ट होंगी। ग्रुप्स ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म हैव सर्टेन सिमिलैरिटीज इन देयर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स आर कॉल्ड एज स्पीशीज। अब बहुत ध्यान से सुनना, मान लो एक कोई आपका ग्रुप है, जैसे एग्जांपल के तौर पर अपन एक फैमिली ले लेते हैं, कैट की फैमिली। अब जैसे आपका जो है बेसिकली कैट की फैमिली तो बहुत बड़ी बड़ी है, एक बिग कैट है, एक स्मॉल कैट है, फिर उसके बाद आपका उसमें टाइगर भी रख दिए, फिर उसमें आपका अलग अलग हमने बहुत सारी आपका कैटेगरी डिफाइन कर दी। तो वो जो ग्रुप्स ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म है ना, जो एक वो ग्रुप आपका कंबाइंड है, उनके पास कुछ सर्टेन सिमिलैरिटीज हैं। जैसे आप एग्जांपल के तौर पर तुम कभी आपका टाइगर का बच्चा देखते हो तो वो स्टार्टिंग में आपका म्याऊ जैसी आवाज आपका क्रिएट कर रहा होता है, तो ये उनकी क्या है, ये उनकी सिमिलैरिटी है। और कुछ कुछ उनकी फिजिकल अपीयरेंस भी आपका सेम दिखाई देती है। तो ये जो एक ग्रुप है पूरे इंडिविजुअल का, इसी को अपन स्पीशीज के नाम से जानते हैं। ह्यूमन बींग्स जेनेटिकली बिलोंग्स टू होमो सेपियंस। अब तुमने ना एक पिक्चर देखी होगी, जैसे एक पिक्चर होती है ऐसे टेढ़े कर कर, फिर वो धीरे 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 कर कर आपका ऊपर की तरफ आते हैं और वो फिर आपका यहां चले जाते हैं। तो उस कैटेगरी में बहुत सारे नाम है, जैसे होमो इरेक्टस होता है, फिर आपका जो है बेसिकली हमारे पास जो आते हैं, जो अब हम आपका जिनके पास दिमाग है, जो सोचने की समझने की क्षमता जिनकी है, उनको अपन रखते हैं होमो सेपियंस की कैटेगरी में। तो ये जो अभी हम बिलोंग करते हैं, ये हम होमो सेपियंस वाली कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। एंड ऑल्सो डिफर्स इन द कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज हाइट,
कलर, फिजिकल अपीयरेंस कंसिडरेबली, दिस इज ड्यू टू जेनेटिक डाइवर्सिटी। अब जैसे तुमने कई बार देखा होगा कि भाई जैसे आपका इंडिया के अंदर ही अगर अपन बात कर लेते हैं तो पंजाब और जो आपका हरियाणा वाला रीजन है वहां पर कंपैरेटिवली लोग आपका ज्यादा हाइट वाले मिलते हैं। अब अगर तुम यहीं पर उत्तराखंड वाली साइड चले जाओगे, हिमाचल प्रदेश वाली साइड चले जाओगे, तो वहां पर कुछ लोग तो तुम्हें ज्यादा हाइट वाली दिखाई देंगे, या फिर ऐसा हो सकता है कि मिक्स ब्रीड हो तो वो आपका बेसिकली मिडिल हाइट या ऊंची हाइट के मिले, बट ज्यादातर लोग आपका शॉर्ट हाइट के दिखाई देंगे। फिर जैसे तुम आपका साउथ इंडिया की तरफ चले जाओगे तो कलर कॉम्प्लेक्स की आपका जो है बेसिकली चीजें आ जाती हैं, तो फिर वो चीजें जो है ना कलर में, हाइट में, फिजिकल अपीयरेंस में, ये क्या करती हैं, ये वहां की अपीयरेंस को आपका अलग कर देती है किसी भी चीज से। सो दिस इज बेसिकली ड्यू टू जेनेटिक डाइवर्सिटी। और जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या है, अगर आपको किसी भी एक हेल्दी ब्रीडिंग पॉपुलेशन को ग्रो करवाना है तो उसके लिए आपको जेनेटिक डाइवर्सिटी सबसे ज्यादा एसेंशियल देखने को मिलेगी। अब जैसे ये जेनेटिक डाइवर्सिटी हो गई, अब आते हैं स्पीशीज डाइवर्सिटीज के ऊपर। अब देखो बहुत सारी स्पीशीज हैं हमारे पास, ये एनसीईआरटी के पैटर्न के हिसाब से आपका चीजें लिखी हुई हैं। तो जैसे तुमने देखा होगा ये नंबर ऑफ आपका स्पीशीज है अपने पास। सो दिस रेफर्स टू द वेराइटी ऑफ स्पीशीज। अब ये किस चीज से आपका रिलेट कर रही है, सो इट रिलेट्स टू द नंबर ऑफ स्पीशीज इन अ डिफाइंड एरिया। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर मैं एक जू के अंदर चला जाऊं तो जू के अंदर आपका जो है बेसिकली एक पर्टिकुलर जू होगा कहीं पर, ये जू दिल्ली में भी हो सकता है, ये जू आपका उत्तराखंड में भी हो सकता है, ये जू आपका हिमाचल प्रदेश में भी हो सकता है। उस एक पर्टिकुलर डिफाइंड जू के अंदर कितने नंबर ऑफ स्पीशीज आपका बिलोंग करेंगे वो आपका कहां पर डिफाइंड है, यहां पर। द डाइवर्सिटी ऑफ स्पीशीज कैन बी मेजर्ड थ्रू रिचनेस, एबंडेंस एंड इट्स टाइप। अब जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं एक जू के अंदर ये देखूं कि यार मैं गया घूमने कहीं पर तो वहां पर आपका मुझे व्हाइट टाइगर देखने को नहीं मिला, तो व्हाइट टाइगर की एबंडेंस हो गई। मैंने तितलियां इतनी सारी देख ली कि तितलियों का आपका पूरा एक मैंने गुच्छा देख लिया, तो वो क्या हो गया, उनकी कितनी आपका रिच है, वो कितनी ज्यादा मिल रही हैं, तो उन्हीं के बेसिस पर हम उनकी डाइवर्सिटी को डिफाइन करते हैं। सम एरियाज आर मोर रिच इन स्पीशीज देन दी अदर। अब जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर मैं बात करूं कहीं पर जहां पर जंगल ज्यादा है, जैसे अगर मैं सेवन सिस्टर्स की बात करता हूं अरुणाचल प्रदेश के साथ, तो अरुणाचल प्रदेश में आपका अगर मान लो कि बहुत ज्यादा आपका क्या है बेसिकली फॉरेस्ट है, तो वहां पर ज्यादातर जो आपका एनिमल्स हैं, जो बहुत सारी स्पीशीज है वो ज्यादा देखने को मिलेंगी। अगर यहीं पर मेघालय में चले जाओ तो वहां पर और ज्यादा, क्योंकि वहां पर बेसिकली फॉरेस्ट ज्यादा होगा क्योंकि बारिश ज्यादा हो रही है। अब अगर यहीं पर मैं आपका किसी ऐसे इलाके में चले जाऊं जहां पर पानी और बाकी आपका चीजें सर्वाइवल के लिए बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, डेजर्ट में चला गया, तो वहां स्पीशीज कंपैरेटिवली आपका क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। एरियाज रिच इन स्पीशीज डाइवर्सिटी आर कॉल्ड एज हॉटस्पॉट ऑफ द डाइवर्सिटी। बेटा ये ना, ये जो आपका हॉटस्पॉट ऑफ डाइवर्सिटी है, ये आपका क्वेश्चन तुम्हारे इनफैक्ट ये तुम्हारे आपका जितने भी कॉम्पिटिशंस होते हैं वहां तक में आपका क्वेश्चन आते हैं कि इंडिया के अंदर ऐसे कौन कौन से हॉटस्पॉट हैं जो कि बायोडाइवर्सिटी को आपका क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, और वो कौन सी आपका जगह से बिलोंग करते हैं, वो स्पीशीज डाइवर्सिटी से बिलोंग करते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन आपका कितने अच्छे लेवल पर आपका डिफाइन हो सकता है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन जेनेटिक डाइवर्सिटी एंड स्पीशीज डाइवर्सिटी। तो तुम अब दोनों को आपका मिलाकर आंसर दे सकते हो, बिल्कुल दे सकते हैं। और ये क्वेश्चन आपका ना बहुत ही बेहतरीन लेवल पर बनेगा कि बेटा डिफरेंस तुम आपका सोच भी नहीं पाओगे कि तुमको आपका यहां से क्वेश्चन मिलेगा, और फिर तुम्हारे टीचर आपका लिख के देंगे कि डिफरेंस बिटवीन या तो वो इकोसिस्टम डाइवर्सिटी या जेनेटिक डाइवर्सिटी के बीच में बात कर देगा, या फिर वो आपका जो है जेनेटिक और आपका बेसिकली स्पीशीज डाइवर्सिटी के बारे में बात कर देगा। तो ये जो आपका चेंजेस आ रहे हैं, ये जो आपका बहुत सारे चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, ये जो डिफरेंसेस हैं, इन डिफरेंसेस को प्लीज नोट कर आपका रखिएगा, क्योंकि यहां से पेपर में आपका एक क्वेश्चन तैयार हो सकता है। तो अब जरा इकोसिस्टम डाइवर्सिटी की तरफ चलते हैं। अब इकोसिस्टम क्या है, जो तुम्हारा एक हैबिटेट है, जो हम इकोलॉजिकल आपका पाथ में रह रहे हैं, जो हम आसपास में देख रहे हैं। जैसे तुम देखो कुछ इकोसिस्टम डाइवर्सिटी में आपका एग्जांपल है हमारे पास कहां पर, जैसे तुम शोलास की बात करते हैं। अब ये शोलास क्या है, देखो शोलास जो है ना ये एक फॉरेस्ट एरिया है। क्या है ये, फॉरेस्ट एरिया। ये ऐसे फॉरेस्ट एरिया हैं जो कि डेवलप्ड हो रखे हैं केरला वाले इलाकों में, तमिलनाडु वाले इलाकों में, और ये सारे आपका जो है बेसिकली फॉरेस्ट के जो आपका डिफाइन कर रखे हैं ना, ये पेड़ के ऊपर कर रखे हैं। जैसे कुछ आपका 1500 सेंटीमीटर तक की हाइट के आपका जो बेसिकली एक ग्रुप मिलता है ना पूरा पेड़ों का, उसी के कॉम्बिनेशन को अपन ने आपका शोलास कहा है, और ये मिलता है साउथ इंडिया में। ठीक है, अब जैसे ये शोलास है इंदिरा गांधी नेशनल पार्क।
अब देखो इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, अन्नामलाई, अब जैसे अन्नामलाई की बात है तो अन्नामलाई आपका कहां मिलेगा, ये तमिलनाडु वाली साइड मिल जाएगा आपको। ऐसे ही वेस्टर्न घाट जो है हमारा, ये क्या है, ये इकोसिस्टम के लिए आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही अगर इंदिरा गांधी नेशनल पार्क की बात करो, अब तुम मुझे एक बात बताना, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क जैसे तुम देखोगे ना तो इसमें कई सारे आपका, एक तो तमिलनाडु में भी है ना, ऐसे ही आपका अंडमान निकोबार में चले जाओगे तो वहां पर महात्मा गांधी आपका नेशनल पार्क है। तो ये सारे आपका क्या देखने को मिलते हैं, ये कुछ आपका इकोसिस्टम डाइवर्सिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखना बहुत ध्यान से, you have studied about the ecosystem in the earlier chapter. The broad difference between ecosystem type and the diversity of habitat and ecological process occurring within each ecosystem type constitute the ecosystem diversity. तो अगर मैं सारी चीजों को कंबाइन कर दूंगा, सारी चीजों का एक कॉम्बिनेशन बना देता हूं कि जो बहुत ही आपका एक इकोसिस्टम है, उसकी डाइवर्सिटी है और अलग अलग इकोलॉजिकल प्रोसेस है, उन सबको मिलाकर आपका क्या कंबाइंड हो रहा है मेरा, तो उन सबको मिलाकर आपका इकोसिस्टम डाइवर्सिटी मेरी कंबाइंड हो रही है। अब यहां से एक क्वेश्चन और तैयार हो सकता है, यहां से एक इकोलॉजी और एक इकोसिस्टम के बीच में भी डिफरेंस पूछा जा सकता है। अब अगर तुमको इकोलॉजी और इकोसिस्टम के बीच में आपका डिफरेंस समझ में आ गया तो तुम आपका यहां पर भी कनेक्ट कर सकते हो। तो ये भी एक 3 नंबर का क्वेश्चन तुम्हारे कमेंट सेक्शन में आपको तुम मुझे लिख कर देना कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम। ये जरूर बताना कमेंट सेक्शन में, आपका मुझे आंसर चाहिए इसका। जिसने आंसर दे दिया उसको पाप लगेगा, पाप बेटा, पाप पाप लगेगा, समझ रहे हो मेरी बात, पाप और पाप, ठीक है। और अगर तुम्हें पाप नहीं लगवाना है तो बेटा तुमको इकोलॉजिकल और आपका इकोसिस्टम लिख के देना है। और अगर जिन्होंने आपका नहीं लिख के दिया वो जब कमेंट सेक्शन में लिखो ना आंसर तो कहना सर मां कसम मैंने आपका लिख दिया, खाओ मां कसम, ठीक है। तो वो इसी तौर पर आपका आना है। द बाउंड्रीज ऑफ कम्युनिकेशन या कम्युनिटीज, एसोसिएशन ऑफ स्पीसीज एंड इकोसिस्टम आर नॉट वेरी रिजिडली डिफाइंड, दस द डिटर्मिनेशन या डिमार्केशन ऑफ इकोसिस्टम बाउंड्रीज इज डिफिकल्ट एंड कॉम्प्लेक्स। तो इस बात को भी आपका तुमने डिफाइन कर देना। अब जैसे बायोडाइवर्सिटी को हम आज पढ़ते हैं तो ऐसा नहीं है कि ये जो बायोडाइवर्सिटी है ये रातों रात, तुमने आपका रात को सोए और तुमने आपका आज देखा कि खूबसूरत सपने चल रहे हैं भाई साहब, कल सुबह उठे और चारों तरफ आपका हरियाली हरियाली, बायोडाइवर्सिटी आ गई, जानवर ही जानवर आ गए, जंगल ही जंगल हो गया। अरे नहीं बेटा, बायोडाइवर्सिटी जो है वो रिजल्ट है कम से कम आपका 2.5 से लेकर 3.5 बिलियन ईयर्स का जो एक पूरा डेवलपमेंट है, जो आपका एवोल्यूशन है, इस एवोल्यूशन से ही तैयार होकर तुम्हारा क्या तैयार हुआ है, इस एवोल्यूशन से ही तैयार होकर तुम्हारी पूरी बायोडाइवर्सिटी तैयार हुई है। बिफोर द एडवेंट ऑफ ह्यूमंस आर अर्थ सपोर्टेड मोर बायोडाइवर्सिटी देन इन आर एनी अदर पीरियड। क्यों? क्योंकि अपन तो लालची हैं, अपने को जो मिल रहा है उसको मार दे रहे हैं, काट दे रहे हैं, खा ले रहे हैं, भाई साहब खत्म, पूरी बायोडाइवर्सिटी की धज्जियां उड़ा देंगे। तो अपन जो आपका लालची लोग हैं ना, ये लालची लोगों ने आपका क्या कर दिया, सारी बायोडाइवर्सिटी की आपका तहस नहस कर दी। अब अगर तुम देखोगे तो उससे पहले बिल्कुल बायोडाइवर्सिटी बढ़िया थी, जिंदगी में आपका मौज आ रही थी। इमर्जेंस ऑफ ह्यूमंस हाउएवर बायोडाइवर्सिटी हैज बिगेन अ रैपिड डिक्लाइन। अब धीरे धीरे कर वो इतना ज्यादा डिक्लाइन हो गया कि ह्यूमन ज्यादा हो गए हैं और वो बायोडाइवर्सिटी आपका क्या हो गई है, कम हो गई है। अनदर बियरिंग द बर्न ऑफ एक्सटिंक्शन ड्यू टू ओवर यूज। अब ओवर यूज के आपका जो है बेसिकली तुम्हें रिजल्ट दिखते भी होंगे। जैसे अगर तुम रिजल्ट देखोगे ना तो फिर जो नेचर है ना, वो नेचर अपना खुद का जो ठिकाना है उसको दोबारा से डेवलप कर लेती है। तुम नेचर के घर में घुसोगे, नेचर तुम्हें आपका घर से निकाल के मारेगी, समझ रहे हो मेरी बात। तो नेचर के साथ आपका कभी भी बहुत ज्यादा ओवर यूज नहीं करनी चाहिए चीजें, नेचर के साथ बहुत ज्यादा खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। जहां पर तुम आपका सिर्फ जा सकते हो देखने नेचर को, वहां से नेचर को देखो, वहां अपना घर बनाने की कोशिश मत करो, क्योंकि अगर तुम्हारे घर में कोई घुसेगा तो वो तुमको बुरा लगेगा, ऐसे ही नेचर को भी बुरा लगता है। समझ रहे हो मेरी बात, इस चीज को समझो। इसके अलावा द नंबर ऑफ स्पीशीज ग्लोबली वेरी 2 मिलियन टू 100 मिलियन विद इन 10 मिलियन बीइंग द बेस्ट एस्टिमेट। अब ये बहुत ही आपका एक बेस्ट एस्टिमेट है कि इतनी आपका हमारे पास होंगी, जबकि अगर ह्यूमंस के आने से पहले देखें तो स्पीशीज बहुत ज्यादा हुआ करती थी। न्यू स्पीशीज आर रेगुलरली डिस्कवर्ड। अब जैसे बहुत सारी ऐसी नई स्पीशीज आती हैं, डेली दिन आपका अखबार में खबर आती है कि आज वेस्टर्न घाट में से एक नई स्पीशीज का जन्म हो गया, या फिर वो जन्म तो क्या, जन्म तो वो पहले से थी बट हमने उसको खोजा आज है, ठीक है। एंड रेगुलरली विच आर येट टू बी क्लासिफाइड, और ये ज्यादातर जो देखने को मिलती है वो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में ज्यादा देखने को मिलेगी। क्यों? मैंने रीजन उसका दे दिया, क्योंकि भाई ये रहा मेरे पास आपका ट्रॉपिकल वाला रीजन। अब ये यहां से आपका जो है पूरा रीजन ये वाला, और यहां से ये वाला रीजन जो है तो ये 30 डिग्री, और ये आपका जो है 30 डिग्री, और इधर 0 डिग्री। तो ये पूरा इलाका जो है ना, ये आपका बेसिकली रिचनेस ऑफ बायोडाइवर्सिटी को बिलोंग करता है। अब ये रिचनेस ऑफ बायोडाइवर्सिटी को क्यों बिलोंग करता है? क्योंकि यहां पर आपका गर्मी भी बढ़िया है और बारिश भी अच्छी खासी आपका देखने को मिल रही है।
ऐसे ही बायोडाइवर्सिटी ने जो कंट्रीब्यूट किया है हैज कंट्रीब्यूटेड इन मेनी वेज ऑफ द डेवलपमेंट। अब देखो कैसे, जैसे ह्यूमन का जो कल्चर है अगर वो आपका डेवलप देखोगे तुम तो वो बायोडाइवर्सिटी की वजह से ही निकल कर आया है। सो ह्यूमन कम्युनिटीज हैव प्लेड अ मेजर रोल इन शेपिंग द डाइवर्सिटी। अब जैसे एग्जांपल के तौर पर पहले तो सब जंगल ही जंगल होता था, किसको पता होता था कि जंगल के अलावा बाकी तुम समय के साथ नेशनल पार्क भी बना सकते हो, नेशनल पार्क के बाद आपका तुम जू बना सकते हो, जू के अलावा तुम आपका आने वाले समय में जैसे अगर हम बायोलॉजिकल पार्क देखें, है ना, ये जो बायोलॉजिकल हेमिस्फीयर ये सब जो जितने भी आपका डिफाइंड हो रखे हैं, ये किसको पता था कि ऐसे डिफाइन करेंगे, हम इनको तोड़ देंगे कि कौन सा इलाका इंपॉर्टेंट है। नेचर ने ये थोड़ी कहा था कि मुझे तोड़ के आपका कोई मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, वो तो सब बराबर है उसके लिए। सो हमने आपका क्या किया, उसको एक शेप देने का या फिर आपका ये कह लो कि उसको उसकी जो कम्युनिटीज हैं उसको डेवलपमेंट के तौर पर निकालने की कोशिश की है। अब जैसे देखेंगे सो बायोडाइवर्सिटी प्लेज द फॉलोइंग रोल्स। कौन कौन सा, एक तो इकोलॉजिकल, एक इकोनॉमिक और एक साइंटिफिक। ये तीनों रोल आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सबसे पहले अपन देखते हैं इकोलॉजिकल रोल ऑफ डाइवर्सिटी या बायोडाइवर्सिटी। सबसे पहले अगर तुम इसमें जाओगे सो स्पीशीज ऑफ मेनी काइंड परफॉर्म सम फंक्शन और द अदर इन एन इकोसिस्टम। नथिंग इन एन इकोसिस्टम इवॉल्व्स एंड सस्टेन विदाउट एनी रीजन। ये भी बात सही है कि अगर कोई रीजन ही नहीं होगा, अगर मान लो आपका हिरन ना हो तो हिरन अगर आपका नहीं होंगे तो फिर वो जो हमारे टाइगर्स हैं, लायन हैं, वो कैसे सर्वाइव कर पाएंगे। अगर 2000 आपका टाइगर है तो उनको आपका खाने के लिए कम से कम 50,000 हिरन की पॉपुलेशन भी मतलब एक दी है एनवायरमेंट ने। तो ये कैसे डिफाइन हो रहा है कि इसका कोई ना कोई रोल है। दैट मीन्स एवरी ऑर्गेनिज्म बिसाइड एक्सट्रैक्टिंग इट्स नीड also contribute something or useful to the other organism। इसी को कहते हैं आपका अपन क्या, इसी को अपन आपका फूड चेन के नाम से भी जानते हैं। सो वो फूड चेन क्यों, क्योंकि वो आपका डिपेंडेंसी है। ऐसा नहीं है कि उसका जो जन्म हुआ है वो सिर्फ अपने लिए ही हुआ है, नहीं बेटा, वो जो जन्म हुआ है वो इसलिए भी हुआ है क्योंकि ये जो आपका है वो उसकी डिपेंडेंसी कोई और जानवर या फिर और किसी चीज के ऊपर निकल कर आ रही है। कैन यू थिंक ऑफ वे वी ह्यूमन कॉन्ट्रीब्यूट सब्सटेंसेस ऑफ इकोसिस्टम। अभी मैंने तुमको बताया स्पीशीज कैप्चर एंड स्टोर एनर्जी, प्रोड्यूस एंड डिकम्पोज ऑर्गेनिक मटेरियल, या मटेरियल भी कह सकते हो तुम, उसको बात कह सकते हो, हेल्प टू साइकिल वाटर एंड न्यूट्रिशन थ्रू आउट द इकोसिस्टम, फिक्स एटमॉस्फेरिक गैसेस एंड हेल्प रेगुलेट द क्लाइमेट। अब जो बहुत सारी ऐसी स्पीशीज हैं जो कार्बन आपका हम एमिट कर रहे हैं, या फिर जो आपका बहुत सारे पानी की जरूरत है हमको, या जहां जहां पर बायोडाइवर्सिटी की जरूरत है, तो ये स्पीशीज हेल्प करती है उनको ग्रो करने में। कैसे हेल्प करती हैं कि अगर जो गैसेस एमिट हो रही हैं उन गैसेस को आपका डिकम्पोज कर दें, समय के साथ आपका जो है उस इकोसिस्टम को फिक्स कर दें, और फिर जो हमारा क्लाइमेट है वो जैसा चल रहा है वैसा आपका चलता रहे। अब दीज फंक्शन आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इकोसिस्टम फंक्शन एंड ह्यूमन सर्वाइवल। The more diverse an ecosystem, better are the chances for the species। अब जितना अच्छा आपके पास इकोसिस्टम होगा, अब उसी इकोसिस्टम के अच्छे होने से क्या हो जाएगा, उसी इकोसिस्टम के अच्छे होने से स्पीशीज की डेवलपमेंट बहुत अच्छी होगी। और अगर स्पीशीज की डेवलपमेंट तुमको अच्छी करनी है तो तुमको आपका पूरा इलाका क्या करना पड़ेगा, अच्छे से आपका डेवलप करना पड़ेगा। एडवर्सिटीज एंड अटैक एंड कॉन्सिक्वेंटली इज मोर प्रोडक्टिव। तो अब ये क्या है, ये बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव रहेगा। हेंस द लॉस ऑफ द स्पीशीज वुड डिक्रीज द एबिलिटी ऑफ द सिस्टम टू मेंटेन इटसेल्फ। अब जैसे मान लो कोई भी एक स्पीशी ले लो तुम, और अगर वो स्पीशी आज अगर हमको आपका रिक्वायर्ड है, और अगर वो रिक्वायर्ड आपका जो है बेसिकली बहुत ज्यादा है, तो उसकी रिक्वायरमेंट हमको रहनी ही चाहिए। क्यों रहनी चाहिए, क्योंकि अगर वो खत्म हो जाएगी तो उसके खत्म होने से बाकी बहुत सारी ऐसी आपका स्पीशीज हैं जो कि बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगी, तो इसलिए आपका उनकी रिक्वायरमेंट ज्यादा जरूरी है। जस्ट लाइक ए स्पीशीज विद अ हाई जेनेटिक डाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम with high biodiversity may have greater chance of adapting to environmental changes। अब क्योंकि इनको भी आपका जो है एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर एक साइबेरियन क्रेन के बारे में मैं आपको बताता हूं। साइबेरियन क्रेन जब आपका ठंड हो रही होती है नवंबर दिसंबर के टाइम पर, तो वो वहां से ट्रेवल कर कर आपका कहां पर आता है, हमारे केवलादेव नेशनल पार्क के अंदर आता है। अब ये राजस्थान में आपका जो दिखाई देता है, ऐसे सुल्तानपुर नेशनल पार्क है आपका हरियाणा के अंदर, तो वो ट्रैवल कर कर इन इलाकों में आपका घूमने आता है। समझ रहे हो मेरी बात। तो वो क्यों आता है, क्योंकि उनका जो एक चेंज है, या फिर जो आपका वो अपने हिसाब से चेंज कर पा रहे हैं, वो बहुत तेजी से आपका देखा गया है। In other words, the more the variety of species in ecosystem, the more stable the ecosystem likely to be। तो अगर जैसे ज्यादा आपका स्टेबल होगा तो उसी हिसाब से आपका जो एनवायरमेंट भी है वो भी बहुत अच्छा होता हुआ जाएगा। अब इसके इकोनॉमिक रोल को अपन समझते हैं। जैसे अगर मान लो
मेरे ह्यूमंस हैं, तो ह्यूमंस आपका जो है क्या करते हैं, इनके लिए आपका इंपॉर्टेंट रिसोर्स के तौर पर काम करते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूं कि जैसे आजकल अगर मोदी जी को आप देखो तो मोदी जी ने क्या कहा हुआ है, मोदी जी ये कहते हैं कि जो फिशरीज है, फिशरीज आपका जो है फिशरमैन के लिए बहुत ज्यादा आपका फायदे का सौदा है। तो ये एक इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव में और देश की आपका डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। तो ये इंपॉर्टेंट रिसोर्स है ना, और डे टू डे लाइफ में आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सो बायोडाइवर्सिटी इज अ क्रॉप डाइवर्सिटी विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज एग्रो बायोडाइवर्सिटी। अब बायोडाइवर्सिटी इज सीन एज अ रिजर्वायर ऑफ रिसोर्सेज टू बी ड्रॉन अपॉन फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फूड, फार्मास्यूटिकल्स एंड कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स। तो इनमें भी आपका इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर तुमने कई बार सुना होगा कि किसी मछली का तेल या फिर आपका जो है किसी एनवायरमेंट, पत्तियां, झाड़ फूड जो आपका हमारे कॉस्मेटिक्स बनकर आ रहे हैं उनके अंदर इस्तेमाल किया जाता है। लिपस्टिक के अंदर कोई आपका केमिकल प्रोडक्ट डाल देते हैं, तो वो जो सारी चीजें हैं ना, ये इन्हीं से इस्तेमाल की जा रही हैं। सो द कंसेप्ट ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। एट द सेम टाइम इट इज ऑल्सो द ओरिजिन ऑफ न्यू कॉन्फ्लिक्ट डीलिंग विद द रूल्स ऑफ डिवीजन एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो अब ये जैसे जैसे हम इनका इस्तेमाल करते हुए जा रहे हैं, उससे क्या हो रहा है, उससे आपका बहुत तेजी से हम उनको खत्म कर दे रहे हैं और वो फिर समय के साथ खत्म होते हुए जा रहे हैं। सम ऑफ द इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक कमोडिटीज दैट बायोडाइवर्सिटी सप्लाई टू ह्यूमन काइंड आर, सबसे पहले तो फूड क्रॉप, फिर एक लाइव स्टॉक, फिर फॉरेस्ट हो गए, फिर फिशेज हो गई, मेडिसिनल रिसोर्सेज हो गए। ये जो सारे हैं इनकी रिक्वायरमेंट इंसान को बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर तुम इंसान की रिक्वायरमेंट देख रहे हो तो इंसान अपनी रिक्वायरमेंट से इनसे बेनिफिट भी कमा रहा है, और बेनिफिट के साथ साथ आपका क्या हो रहा है, वो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव में आपका मदद कर रही है। क्लियर है इतनी बात, समझ में आ गई? कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं है? अगर नहीं है तो आगे की अब चीजें आगे समझो, ठीक है। देखो अब आते हैं साइंटिफिक रोल ऑफ बायोडाइवर्सिटी की तरफ। बायोडाइवर्सिटी इज इंपॉर्टेंट बिकॉज ईच स्पीशीज कैन गिव अस सम क्लू सो हाउ द लाइफ इवॉल्व एंड बी कंटिन्यू टू इवॉल्व। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर हमने आपका जो है बेसिकली मंकी का एग्जांपल ले लिया, सो मंकी से हमें यह समझ में आया कि पहले आपका जो है इंसान मंकी जैसा ही होता होगा, उसकी टेल होती होगी, फिर धीरे धीरे उसकी टेल खत्म होती गई, फिर वो होमोसेपियंस, होमो इरेक्टस, होमो इरेक्टस से आपका फिर होमोसेपियंस की तरफ गया, फिर वो धीरे धीरे कर कर आपका इवॉल्व हो गया। या फिर जैसे आपका हमने हड़प्पा सिविलाइजेशन को डेवलप किया। अब ये जो हड़प्पा सिविलाइजेशन आपका डेवलप्ड होकर आई, इस हड़प्पा सिविलाइजेशन में जो भी हमें आपका क्या मिले हैं, जो भी हमें एवोल्यूशन मिले, जैसे अभी बहुत ही रीसेंट आपका मैं तुमको बताता हूं, एक साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की जिसको हम कहते हैं राखी गढ़ी। समझ रहे हो मेरी बात? राखी गढ़ी से हमको यह पता लगा है कि जो उस समय के इंसान होते होंगे वो स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा आपका क्या रखते होंगे, स्पोर्ट्स में रुचि रखते होंगे। ये कैसे पता लगा? क्योंकि जब हमने उसका एक्सकावेशन किया तो वो जो स्पीशीज वहां पर डेवलप्ड हुई है, या जो हमको आपका अलग अलग स्पीशीज के एविडेंसेस मिले हैं, उनसे हमने ये चीज पता लगाने की कोशिश की। तो अगर कोई भी आपका स्पीशी है तो वो हमको ये बताती है कि कैसे कोई भी चीज आपका डेवलप्ड हो पाई है और उसका एवोल्यूशन कैसे हुआ। Biodiversity also help in understanding how life function and the role of each species in sustaining ecosystem of which are also a species। तो एक स्पीशीज के कैसे डिपेंडेंसी दूसरी स्पीशीज की है और वो दोनों कैसे एक स्पीशी के ऊपर आपका डिपेंड करते हैं, ये भी हमें समझ में आता है। This fact must be drawn upon every one of us so that we live and let other species also live। अगर हमको ये बात समझ में आ जाए कि ये जो हम आपका डेवलपमेंट कर रहे हैं और डेवलपमेंट के नाम पर ओवर डेवलपमेंट, ओवर यूज कर रहे हैं, किसी के आपका जो है पेड़ पौधे काटकर, जंगल काटकर, पहाड़ काटकर आपका जो उनके घरों में से रोड निकाल दे रहे हैं या फिर बाकी चीजें कर दे रहे हैं, तो उससे हो क्या रहा है, उससे आपका जो है बेसिकली उनके घरों में, उनकी आपका चीजों में दिक्कतें हो रही हैं। फिर वो जो आपका बेसिकली जंगली जानवर है वो हमारे घरों में घुस जाते हैं, फिर आपका इंसानों को मार देते हैं, फिर इंसान फिर से उनको मार रहा है। तो अगर हम ये बात समझ जाएं कि एक स्पीशी आपका जो है बेसिकली उसके घर में रहने के लिए उसको भी जगह चाहिए और हमें उसको परेशान नहीं करना है, तो फिर आसानी से वो भी जी पाएंगे और हम भी जी पाएंगे। इट इज आर एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक अलग होती है, एक होती है एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब तुम्हारे एथिक्स ही तुमको कहनी चाहिए। मॉरल होता है इमोशनल भाव से जुड़ा हुआ कि यार कुछ दिन करेंगे फिर नहीं करेंगे। एथिकल अगर जब तुम समझ गए कि यार ये एथिक्स है मेरे, मतलब मुझे करना ही करना है, तो वो एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो कैसे कंसिडर की जाएगी, दैट एवरी स्पीशीज अलोंग विद अस हैव एन इंट्रिंसिक राइट टू एग्जिस्ट। मतलब जैसे तुम फंडामेंटल राइट कहते हो कि यार मेरी जिंदगी में आपका जीने के लिए मुझे फंडामेंटल राइट बहुत जरूरी है। जैसे तुम्हें अगर अभी तुम जाके बाहर किसी को कुछ कह दो तो तुमने कह दिया कि भाई जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें फंडामेंटल राइट के बारे में बात कर रखी है, तो बेटा इनके भी तो आपका एक इंट्रिंसिक राइट है, इनका भी तो फंडामेंटल राइट है टू लिव। तुम उनको मार दे रहे हो, तुम उनको चीजों को खत्म कर दे रहे हो। मैं तुम्हें एक बहुत अच्छी बात बताता हूं,
मेरी ना आपका एट्थ क्लास के अंदर मेरी मैम ने आपका एक फॉर्म भरवाया था। मेरी मैम ने एक फॉर्म भरवाया था, वो मुझे आज भी याद है। उसमें मैम ने ये करवाया था, मैं एट्थ क्लास से पहले अंधी पतंगे उड़ाता था, बहुत पतंग उड़ाता था। मैम ने बोला था कि उस एक फॉर्म आया था हमारे स्कूल में, उसमें मैम ने बोला कि यार इसमें ना जो जो भी बच्चे आपका साइन करें वो बहुत सोच समझ के करें कि आने वाले समय में कभी वो आपका ऐसा ना करते हुए दिखाई दे कि मतलब इससे आपका जो जानवर हैं, जो कौवे हैं वो आपका मर जाएं, या जो पक्षी हैं वो आपका कट जाएं। मैं तुम्हें मतलब आगे की तो आपका वादा नहीं कर सकता कि आगे कभी गलती से हो जाए, या मतलब तुम इसका फिर ये दिखा दो कि यार अभिषेक सर ने एक दिन ऐसे बोला था, फिर वो तो आपका पतंग उड़ाते दिख गए। आगे कभी अगर गलती से आपका उड़ाते हुए दिख गया या कहीं मजबूरी में फंस गया तो उसके लिए मुझे माफ करना, बट वो एट्थ क्लास है और आज मैं आपका जो है बेसिकली ग्रेजुएशन करके सब पढ़ा भी रहा हूं। मतलब ये बात आपका जो है लगभग 15 साल हो गए हैं इसको, 15-16 साल मैंने आज तक पतंग नहीं उड़ाई है। तो ये तुम्हारी आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? कि अगर तुम कोई चीज कर रहे हो तो वो उसको एग्जिस्टेंस में सपोर्ट करो, तुम नेचर से प्यार करो। इसीलिए मुझे आपका इस सब्जेक्ट से प्यार है, क्योंकि ये तुमको आपका इंसानों के अलावा बाकी एग्जिस्टेंस से आपका जो है प्यार करवा देगा। तुम ज्योग्राफी सिर्फ पढ़ते हो, मैं ज्योग्राफी आपका समझाता हूं, प्यार करवाता हूं उससे। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यार जो भी चीजें हैं वो क्यों आपका हो रही हैं, उसके पीछे कहीं ना कहीं हमारा आपका एक इंपैक्ट है। अगर हम ही सुधर जाएंगे तो बहुत सारी चीजें आपका ऑटोमेटिकली सही हो जाएंगी। अब देखो, हेंस इट इज मॉरली रॉन्ग टू वॉलंटरली कॉज द एक्सटिंक्शन ऑफ एनी स्पीशी। हम किसी को मार के खत्म कर देंगे तो फिर वो बहुत मॉरली गलत है। द लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज गुड इंडिकेटर ऑफ स्टेट ऑफ आवर रिलेशनशिप विद अदर लिविंग स्पीशी। अब देखो होता क्या है कि हमको ये टाइम टू टाइम समझ में आता रहता है कि हम किसी को कितना आपका ज्यादा खत्म कर चुके हैं, या बायोडाइवर्सिटी कितनी आपका खत्म कर चुके हैं, कितने ज्यादा लालची हो चुके हैं। तो वो लालचपन आपका कैसे समझ में आता है? अगर बायोडाइवर्सिटी आपका रहेगी तो वो लालचपन हमको आपका समझ में आता रहेगा। इनफैक्ट द कंसेप्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ मेनी ह्यूमन कल्चर्स। ठीक है, इसके अलावा अब जैसे लास्ट फ्यू डिकेड्स में हमने देखा कि हम ह्यूमन पॉपुलेशन की आपका जो डिपेंडेंसी है या ह्यूमन पॉपुलेशन है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है। तो बेटा जैसे पहले आपका ये घर हुआ करते थे, अब ये घर, तुम इतनी अच्छी फोटो लेके आता हूं मैं तुम्हारे लिए ना, इंपैक्ट डाल जानी चाहिए तुम्हारे ऊपर कि देखो पहले आपका जो है तुम्हारे पास ये सब जंगली जानवर जो आपका हुआ करते थे, ये होते थे, यहाँ पर बढ़िया आपका पानी पुनी होता होगा पीने के लिए, तुम इनके घरों में घुसते चले गए। अब धीरे धीरे कर तुमने यहां पर सब में अपना घर बना लिया, तो वो कहां रहेंगे? फिर दिक्कत है ना। तो इसी चीज को अपन कहते हैं कि ह्यूमन पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है, सो रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस कम होता गया है। क्योंकि ये तो आपका बेसिकली क्या है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ेगी सो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेचुरल रिसोर्सेस। अब नेचुरल रिसोर्सेस कैसे होंगे? ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ेगी तो नेचुरल रिसोर्सेस कम हो जाएंगे। और अगर ह्यूमन पॉपुलेशन आपका जो है बिल्कुल लिमिट में रहेगी, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं बढ़नी चाहिए, लिमिट में रहेगी, तो नेचुरल रिसोर्सेज आपका एक समय के बाद अपने आप को दोबारा से रिवाइव कर लेंगे। इट हैज एक्सेलरेटेड द लॉस ऑफ स्पीशीज। बहुत सारे आपका जो हैबिटेट्स हैं या फिर स्पीशीज हैं वो धीरे धीरे कर वर्ल्ड से खत्म हो चुके हैं। और ट्रॉपिकल रीजन विच ऑक्यूपाई ओनली अबाउट 1/4, कितना? मात्र 1/4 ऑफ टोटल एरिया ऑफ द वर्ल्ड कंटेन अबाउट 3/4 ऑफ वर्ल्ड ह्यूमन पॉपुलेशन। तुम सोचो कि मतलब इतने से इलाके में इतनी ज्यादा हमने आपका पॉपुलेशन बढ़ा दी है और हम रुक और नहीं रहे हैं भाई साहब। मतलब अंधे लेवल पे आपका जो है बेसिकली काम चल रहा है। Over exploitation of resources and deforestation have become rampant to fulfill the needs of large population। अब देखो, अब जैसे मतलब आपका, मैं ये नहीं कह रहा हूं किसी को डिग्रेड नहीं कर रहा हूं, मैं बहुत ही रिस्पेक्टफुली आपका हर लोग को मतलब माफी चाहता हूं इस चीज से। बट जैसे मतलब आपका हमने देखा कि भाई वो प्यार की निशानी में तुमने आपका जंगल काट दिया, या प्यार की निशानी में तुमने आपका ही तोड़ दिया। भैया सही बात है, तुमने प्यार की निशानी के चक्कर में तुमने आपका पूरा वो चीजें तोड़ दी, समझ रहे हो मेरी बात? या जैसे आपका प्यार की निशानी के चक्कर में तुमने आपका जो है पूरा का पूरा पुल उड़ा दिया, या फिर तुमने जंगल काट दिया, या फिर आपका कुछ और करने के लिए तुमने आपका चीजें खराब कर दी। बट वो जो बेचारे आपका जंगली जानवर थे या जानवर थे, उनका क्या? अब कई सारे लोग आपका जो मुझे गाली देने आ जाएंगे कि भाई साहब तुम्हें इतना प्यार है तो तुम आपका जंगल में जाकर रहो, तुम घर में क्यों रह रहे हो? तो बेटा मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपका जो है जंगल में नहीं रहना है या घर में नहीं रहना है, एक प्यार वाली बात है ना, कि उनका भी आपका जो है कुछ एग्जिस्टेंस है। और अगर जैसे जैसे ये धीरे धीरे खत्म होते जाएंगे ना, मैं तुमको बता रहा हूं, कुछ ऐसे स्पीशीज होते हैं जिनको हम इंडिकेटर स्पीशीज कहते हैं। जैसे तुम अपने दादा नाना नानी से पूछना, इवन मम्मी पापा से भी आपका पूछ सकते हो कि जैसे इंडिकेटर स्पीशीज में पता है कौन आते हैं? जैसे आपका मैं तुम्हें एक बढ़िया एग्जांपल देता हूं फ्रॉग का, समझ रहे हो मेरी बात? ये फ्रॉग क्या होते थे पहले, जब बारिश आने वाली होती थी ना, तो पहले टर 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 मेढक आपका जो आ रहे हैं भाई साहब, और वो मेढक आपका इतने अच्छे आपका लेवल पे तुम्हें स्पीशीज इंडिकेट कर देते थे कि मतलब तुमको ये पता लग जाता था कि अब बारिश होगी। खत्म हो चुके हैं सर, समझ रहे हो मेरी बात?
एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, कहीं देखने को मिल जाए बहुत, जहां पर बायोडाइवर्सिटी है वो मतलब आपका देखने को मिल गया तो मिल गया, नहीं तो आजकल नॉर्मल जगहों में आपका गाँव में भी खत्म हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि हमने आपका उनकी एग्जिस्टेंस को खत्म ही कर दिया है, समझ रहे हो। अब ये किससे, इससे इंपैक्ट कौन हो रहा है? इससे इंपैक्ट हो रहे हैं स्नेक्स, वो फिर घरों में घुसने लग गए। पहले आपका वो बाहर ही रहते थे, खाते रहते थे अंदर अंदर, चूहे, है ना। ये सारी चीजें आपका क्या हो रही है, ये बहुत सारी चीजें आपका जो है बेसिकली हमको ये दिखाती हैं कि हमने कैसे आपका अपने आप को ओवर एक्सप्लॉइट कर दिया है और एनवायरमेंट हमारा आपका जो है ओवर एक्सप्लॉइटेड हो चुका है। द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कंटेन 50% of the species on earth. Destruction of natural habitat have proved disastrous for entire biosphere. Natural calamities such as earthquake, फ्लड्स हो गए, वॉल्केनिक इरप्शन हो गए, फॉरेस्ट फायर हो गए, ड्रॉट्स हो गए। अब फॉरेस्ट फायर देखो, जैसे अभी लॉस एंजलिस देखो क्या आपका भयंकर लेवल पे काम हो रहा है। अब अगर मान लो वहां पर आपका घर नहीं बन पाए, या फिर आपका देखो जितने बड़े बड़े पैसे वाले हॉलीवुड आपका स्टार छोड़ छोड़ के भागना पड़ा, जान जरूरी है ना फिर। अब वहां पर अगर जब कुछ नहीं होगा तो फिर वहां पर दोबारा से आपका जो है चीजें जानवर आ जाएंगे, वो रुकेंगे, तो मत दबाना, खंडर बन जाएगा वो, ठीक है। सो अगर हम देखेंगे तो हमने फ्लोरा एंड फोना को बहुत ज्यादा आपका क्या किया है, एक तरीके से खत्म कर दिया है बिल्कुल। पेस्टिसाइड हो गया, हम खेतों में आपका पेस्टिसाइड छिड़कते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते थे, जो बहुत सारे ऐसे जो हमारे खेतों के लिए बहुत जरूरी होते थे, मर गए वो समय के साथ। कीड़े मारने के चक्कर में जो न्यूट्रिएंट्स होते थे, जो जमीन को उपजाऊ बनाते थे, वो खत्म हो चुके हैं। इनसे क्या हुआ है, नदियां भी पॉल्यूट हुई हैं। हाइड्रोकार्बन एंड टॉक्सिक हैवी मेटल्स डिस्ट्रॉय द बिग एंड सेंसिटिव स्पीशीज। Species which are not the natural habitats of local habitat but are introduced in the system are called as exotic species। ये एक नंबर याद रखना है, इससे इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूं इसके ऊपर, है ना, कि exotic species किसको कहते हैं। तो ऐसी species जो कि natural habitat of the local habitat but are introduced into the system are called as exotic। There are many examples but a natural biotic community of ecosystem suffered extensive damage because of introduction of exotic species। ठीक है। अब लास्ट कुछ डिकेड्स की बात करें तो जैसे अब मैंने अभी टाइगर का एग्जांपल दिया था तुमको, एलिफेंट, उसके अलावा आपका राइनोसॉर, क्रोकोडाइल्स, मिंक्स, बर्ड्स, ये बहुत तेजी से आपका इंसान ने क्या करना शुरू कर दिया है, हंटिंग, हंट कर रहे हैं इसको, हंटिंग आपका हो रही है। अब जैसे आपका कई सारे लोग इसको घर में पाल लेते हैं, ये पालने की चीज थोड़ी है भाई कि तुमने उसको पालतू बना दिया, तुम उसको पाल रहे हो भाई साहब और फिर तुम उसको आपका रखे जा रहे हो, भैया पालने की चीज नहीं है, उसको छोड़ो ना यार। घर में शेर पाल रहे हैं, दिखा रहे हैं कि हम शेर हैं, अरे तुम शेर नहीं हो, समझ रहे हो मेरी बात। तुम वो शेर जिस दिन अपनी पे आ जाएगा, वो जो गलती से अगर पालतू ना होता तो वो तुमको गीदड़ बना देता, ठीक है ना। इसके अलावा जैसे हॉर्न हो गए, टस्क हो गए, हाइट्स हो गए, इट हैज रिजल्टेड इन रेंडरिंग ऑफ सर्टेन टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म एज इंडेंजर्ड कैटेगरी। अब बहुत सारे ऐसे जानवर हैं, जैसे एक IUCN है ना, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, समझ रहे हो मेरी बात। ये IUCN क्या करता है, इसने बहुत सारी स्पीशीज की आपका जो है कैटेगरी डिफाइन कर दी है। जैसे कुछ होती हैं लीस्ट कंसर्न वाली स्पीशीज, जिनको हमें कोई दिक्कत ही नहीं है, मारते रह रहे हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपका कुछ आ जाती हैं बेसिकली कंसर्निंग स्पीशीज में, फिर कई आ जाती है इंडेंजर्ड कैटेगरी में, फिर आपका एक्सटिंक्ट कैटेगरी में। एक्सटिंक्ट मतलब आपका खत्म हो चुकी है, तो ये कैटेगरी डिफाइंड है। ऐसे हमने क्या किया है, बहुत सारे जानवरों को मारकर इंडेंजर्ड कैटेगरी में डालवा दिया है। अब इंडेंजर्ड का क्या कनेक्शन हुआ इससे, इंडेंजर्ड का मतलब होता है कि अब ये बिल्कुल खत्म होने की कगार पर आ गए हैं, अगर तुमने इनको प्रोटेक्ट नहीं किया तो ये खत्म हो जाएंगे। सो द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज has classified the threatened species of plants and animal into 3 category for the purpose of their conservation। अब हमने इनको आपका जो है बेसिकली डिफाइन किया है, तो अगर तुम देखोगे तो बहुत सारी स्पीशीज जो कि खत्म होने की कगार पर है। जैसे अब देखो एग्जांपल के तौर पर ये एक रेड पांडा है, देखो इसकी कहानी सुनाता हूं मैं तुमको। देखो होता क्या है कि हमारा जो पड़ोसी है ना, ये अरुणाचल प्रदेश में ज्यादा मिलता है, समझ रहे हो मेरी बात, कहां मिलता है, अरुणाचल प्रदेश में। अब अरुणाचल प्रदेश क्या है, अगर तुम देखोगे तो अरुणाचल प्रदेश बेसिकली आपका यहां पर दिखाई देता है, और इधर वाली जो साइड है ये म्यांमार से आपका बाउंड्री शेयर करती है, और ऊपर तिब्बत के साथ इसकी बाउंड्री टच है। तो ये जो चाइना वाला इलाका है ना, इसमें आपका दो तरीके के रेड पांडा, एक है चाइनीज रेड पांडा, एक को अपन कहते हैं चाइनीज रेड पांडा, और एक को कहते हैं इंडियन रेड पांडा, समझ रहे हो मेरी बात। तो ये जो चाइनीज रेड पांडा है ना, चाइनीज वाले आपका जो इनको मार मार के, अब तुम समझ सकते हो कि वो क्या कर रहे होंगे, मतलब मैं नहीं बोलूंगा, है ना। तो चाइनीज रेड पांडा को आपका मार दिया, तो इनकी जो आपका बेसिकली एकदम से पॉपुलेशन है वो डिक्लाइन होने लग गई। हम पहुंच गए IUCN के पास, हमने कहा भाई साहब IUCN ये क्या हो रहा है। IUCN ने हमको हड़का दिया, बोले तुम इंडिया, तुम आपका खा जा रहे हो, सब मार दे रहे हो। हमने कहा हम तो खाते ही नहीं, हम तो जानवरों की पूजा करते हैं।
तो बोले कि भाई साहब अच्छा ऐसा है, तो इन्होंने आपका क्या किया, इन्होंने आपका बेसिकली कैटेगराइजेशन कर दिया। पहले इसको रेड पांडे कहते थे, पहले ऐसा एक्सटेंशन नहीं था कि चाइनीज और इंडियन। तो फिर आपका इन्होंने क्या किया कि भैया चाइना वालों को बोल दिया कि ये चाइनीज रेड पांडा, और इंडिया वालों को बोल दिया इंडियन रेड पांडा। अब इंडियन रेड पांडा की पॉपुलेशन तो बराबर बिल्कुल एकदम आपका जो है सही चल रही है, चाइनीज रेड पांडा कम हो रहे हैं। फिर पता लगा आईयूसीएन को कि यही है आपका मतलब एकदम बिल्कुल कैटेगरी में। अब मैं क्या कहूं, है ना, कामचोर नहीं, इनको कामचोर नहीं कहते हैं, इनको कुछ और कहते हैं, ठीक है। तो ये वो लोग हैं, ठीक है। अब ये जैसे आपका लोग हैं, तो इन्होंने क्या कर दिया, धीरे धीरे कर कर आपका उनको खत्म करते गए। तो इसी को रेड पांडा की अगर कभी कैटेगरी पूछे तो जैसे ये आता है इंडेंजर्ड स्पीशीज में। कौन सी स्पीशी के अंदर आता है, इंडेंजर्ड स्पीशीज के अंदर। और इंडेंजर्ड स्पीशी जो है ये आईयूसीएन आपका जो है इसको प्रोटेक्ट कर रखता है। तो होता क्या है कि आईयूसीएन आपका पब्लिश करता है ऐसी बहुत सारी स्पीशीज जो कि इंडेंजर्ड कैटेगरी के अंदर जा चुकी हैं, और ये कहां पर मेंशन मिलेंगी, ये तुम्हें रेड लिस्ट के अंदर आपका एक आईयूसीएन जारी करता है, उसके अंदर आपका मेंशन करता है कि कौन कौन सी स्पीशीज थ्रेटन है या कौन सी आपका नियर थ्रेटन है। जैसे थ्रेटन आएगी तो टी, फिर नियर थ्रेटन एनटी लिख दिया, इंडेंजर्ड को आपका ईएन करके लिख दिया, एक्सटिंक्ट को आपका ईएक्स करके लिख दिया। ऐसे आपका जो है बेसिकली डिफाइन करता है वो, समझ रहे हो मेरी बात। तो ये तुम्हें पता होना चाहिए कि आपका इंडेंजर्ड कौन सी स्पीशी कहां पर है, और ये करंट अफेयर्स में अपडेट होती रहती है टाइम टू टाइम। रेड पांडा को इंडेंजर्ड से निकाल के कहीं और डाल सकते हैं, अभी तो इंडेंजर्ड में ही है वो, है ना। सो दिस इंक्लूड द स्पीशीज विच आर लाइकली टू बी danger of extinction in near future if the factor threatening to their extinct या फिर extinction continuity survival of these species is not assured as their population has reduced drastically। समझ रहे हो मेरी बात। तो ये देखो तुम, जैसे ये एक ड्यूगोंग है, ड्यूगोंग समझते हो तुम, ड्यूगोंग होती है बेसिकली सी काउ। अब तुम मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि जो सी काउ मैंने यहां पर लिख के दी है, ये जो ड्यूगोंग है, इस ड्यूगोंग का जो आईयूसीएन स्टेटस है वो क्या है, आईयूसीएन स्टेटस आपका क्या है, ये मुझे तुम बताना, ठीक है। या फिर आपका जैसे ये हमारा रेड पांडा हो गया, इसका तो मैंने तुम्हें बता दिया, है ना। तो ये वल्नरेबल स्पीशीज, अब वल्नरेबल स्पीशीज क्या होती है, जो कि धीरे धीरे कर कर आपका डेंजर में है, समझ रहे हो मेरी बात। अब वल्नरेबल को कभी तुमसे पूछे कि व्हाट इज वल्नरेबल, सो विच स्पीशीज दोज आर नाउ कमिंग टूवर्ड्स द डेंजर या फिर एक्सटिंक्शन इन द नियर फ्यूचर, उसको अपन वल्नरेबल स्पीशीज के अंदर डाल देते हैं, जिनकी आपका बहुत तेजी से डिक्लाइन होनी शुरू हो रही है पॉपुलेशन। रेयर स्पीशीज तो बिल्कुल खतरनाक, कि मतलब पूरे आपका वर्ल्ड के अंदर बहुत ही स्मॉल पॉपुलेशन रह गई है इनकी, अगर धीरे से आपका नहीं बचाया गया तो खत्म। जैसे एलिफेंट श्रॉ, पेंगोलिन्स, ठीक है, हिस्पोलिन सोलिडन, है ना, ये आपका पॉरपाइज हो गई। अब इतनी बढ़िया बढ़िया, अब ये देखो ये नहीं देखनी है, ये इसलिए नहीं देखनी है क्योंकि ये भैया ये वो वाली स्पीशी है जो कि तुम्हारे सपनों में आती है। कैसे सपनों में यार, वो अच्छी सी आपका ट्रेडिशनल वियर आपका पहन के आए और ट्रेडिशनल आपका पहने, मुझसे आपका रोज सुबह पूछे कि कैसे हो तुम, मुझसे आपका एक बार बात भी कर ले, मुझे आपका जो है कभी मैं रूठ जाऊं तो मना ले, मेरी तरफ आपका लॉयल भी रहे। तो इसीलिए आपका मैंने इसको रेयर स्पीशीज में डाल दिया, ये रेयर स्पीशीज है भैया, समझ रहे हो मेरी बात। अब तुमसे अगर पूछे कि सर आपने ये वाली फोटो क्यों लगाई, तो बेटा इसका रेयर स्पीशी में लगाने का मतलब है कि मतलब अब मैं क्या बताऊं तुम्हें, जैसी तुम्हारी अपेक्षाएं हैं तो वो अपेक्षाएं तुम्हें आपका नहीं मिल पा रही हैं। आजकल की पढ़ाई लिखाई करने वाली बिल्कुल तुम नहीं कमा रहे हो, अब ये कमाने जा रही है आपका भाई साहब, है ना। तुम बिल्कुल घर जमाई बन गए हो कि भाई साहब मैं तो तुम्हारे बर्तन धो दूंगा, तुम्हारे आपका जो है घर में सफाई भी कर दूंगा। तो ये रेयर स्पीशी वाली कैटेगरी है, ठीक है, ये नहीं मिल रही है आजकल। अब तो आपका जो है कुछ और ही लेवल की कहानी चल रही है, ठीक है। तो इसको भी आपका कैटेगरी में डाल देना, ठीक है भाई। चलो, अब रेयर स्पीशी मिल गई। अब इसके बाद आते हैं कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इनको बचाना बहुत जरूरी है। बायोडाइवर्सिटी इज इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन एग्जिस्टेंस। अब all form of life are also closely interlinked that disturbance in one given rise to imbalance of the other। अगर एक डिस्टर्ब हुई तो दूसरी भी आपका क्या हो जाएगी, फिर डिस्टर्ब हो जाएगी। इन स्पीशीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल बिकम इंडेंजर्ड, दे कॉजेज डिग्रेडेशन इन द एनवायरमेंट। अब ये एक एनवायरमेंट को आपका दिक्कत, फिर ह्यूमन बीइंग आपका थ्रेटन, है ना। सो देयर इज अर्जेंट नीड टू एडिक्वेट पीपल टू अडॉप्ट एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिसेस, जिससे क्या हो सके, जिससे आपका जो है बेसिकली लाइफ सस्टेनेबल आपका बन सके। सो इनकी कंजर्वेशन के लिए हमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना पड़ेगा। सो इंक्रीजिंग कॉन्शियसनेस of the fact that such conservation with sustainable use is possible only with the involvement and cooperation of local communities and individual। लोगों को आपका जागरूक करना पड़ेगा, अवेयरनेस फैलानी पड़ेगी इंडिविजुअल में, जिनको ये पता नहीं है कि एनवायरमेंट आपका क्यों जरूरी है। तो उनके बीच में आपका तुमको क्या करना पड़ेगा, उनके बीच में तुमको लोगों को समझाना पड़ेगा कि बेटा ये बहुत जरूरी है, इनको समझो, है ना। और तुमको उनको साथ
साथ पढ़ाई भी करवानी पड़ेगी। हमारे आपका सिलेबस में नहीं है एनवायरमेंट। एनवायरमेंट को तो ऐसा समझते हैं कि इसमें क्या पढ़ोगे बेटा, इसमें क्या समझाना है। एनवायरमेंट इतने अलग लेवल की पढ़ाई है कि तुमको समझ में ही नहीं आ पाएगी, इसीलिए मतलब आपका पढ़ाने की जरूरत है। For this, the development of institutional structure at the local level is necessary। अब जैसे हम आपका अलग अलग लेवल पे पढ़ाई कराते हैं अपने, जैसे आपका बेसिकली हम क्या करते हैं, अपने रिलीजन के आपका इंस्टीट्यूशन खोल दिए या फिर आपका कुछ और चीज से खोल दिए, तो why not environmental institutions, why not? माई क्वेश्चन टू गवर्नमेंट इज व्हाई नॉट एनवायरमेंटल इंस्टीट्यूशन, जिससे हम आपका एनवायरमेंट को सजग कर सके। हम आपका रेलवे के बारे में बता रहे हैं, हम आपका एवोल्यूशन हिस्ट्री के बारे में बता रहे हैं, हम आपका मैनकाइंड के बारे में बता रहे हैं, हम एनवायरमेंट के बारे में क्यों नहीं बता रहे हैं? क्यों ऐसा नहीं हो पा रहा है कि एनवायरमेंटल आपका जो है बेसिकली चीजों के बारे में लोगों को पता लगे। जैसे मुझे आपका ना एक मध्य प्रदेश में आपका रानी कमलापति मेट्रो मतलब रेलवे स्टेशन है, उस पर एक बहुत अच्छा कंसेप्ट लगा कि उन्होंने अपने जो आपका एक नेशनल पार्क वगैरह है उनको डिनोट किया हुआ है। ऐसे कई सारे रेलवे स्टेशन पर हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग आपका उनके वो एक तरीके से आपका हाउसेस बना सकते हैं जिसमें आए तो लोग आपका समझें उसकी आपका कंडीशन। सो द क्रिटिकल प्रॉब्लम इज नॉट मेयरली इन द कंजर्वेशन ऑफ स्पीसी बट द हैबिटेट दैट कंटिन्यूएशन ऑफ प्रोसेस ऑफ कंजर्वेशन, इनको बचाना है। अब देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अलॉन्ग विद 155 अदर कंट्रीज, ठीक है, तो वो नहीं है आई विद 55 अदर, समझ रहे हो, ये इंस्टाग्राम के आपका फीड नहीं चल रहे हैं, है ना, कि भाई साहब आई विद 55 अदर्स, है ना, एट दिस कॉलेज। तो बेटा वो एक इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद 155 अदर, इन्होंने एक कन्वेंशन को साइन किया था, बायोडाइवर्सिटी एट द अर्थ समिट। अब ये अर्थ समिट बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्थ समिट आपका जो हुई थी वो हुई थी 1992 में, और इसको क्योंकि आपका ब्राजील में किया गया था, इसका नाम दिया गया रियो डी जेनेरियो समिट, ठीक है। उसमें हमने कुछ चीजों के ऊपर बातचीत की गई, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर सबसे पहले कुछ एफर्ट्स डालने चाहिए हमको, जिससे हम क्या कर सकें, जिससे हम स्पीशीज को प्रिजर्व कर सकें। कौन सी स्पीशीज को, जो कि इंडेंजर्ड कैटेगरी के अंदर है। दूसरा, प्रिवेंशन ऑफ एक्सटिंक्शन रिक्वायर प्रॉपर प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, तो इस चीज को भी हमें समझना पड़ेगा। वेराइटीज ऑफ फूड क्रॉप, फॉरेस्ट प्लांट, टिम्बर ट्रीज, लाइव स्टॉक, एनिमल एंड देयर वाइल्ड रिलेटिव शुड बी प्रिजर्व्ड, इनको भी बचाना है। Each country should identify habitats of wild related and ensure their protection। उसके अलावा हैबिटेट जहां पर आपका बेसिकली वो स्पीशी रह रहे हैं, जहां पर वो ब्रीड करते हैं, जैसे 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 तुम्हें अगर आपका उड़ीसा जाने का मौका मिले ना कभी, तो उड़ीसा में आपका एक कछुआ रहता है, ठीक है, कछुआ रहता है। कछुआ आपका जो है बेसिकली बहुत ही एक गहिरमाथा बीच है। कौन सी बीच है, गहिरमाथा बीच, ठीक है। इस गहिरमाथा बीच पर ऑलिव रेडली सी टर्टल आपको देखने को मिलते हैं। ऑलिव रेडली सी टर्टल पीले कलर का आपका दिखाई देता है। ये पूरे वर्ल्ड में हाईएस्ट नेस्टिंग साइट है आपका किसका, ऑलिव रेडली सी टर्टल का, है ना। तो अब ऐसे आपका ब्रीडिंग पॉइंट को हमें बचाना पड़ेगा, जहां पर वो आपका बेसिकली अपने आने वाले जनरेशन को प्रोटेक्ट, मतलब जन्म दे रहे हैं उनको प्रोटेक्ट करो। और इंटरनेशनल ट्रेड वगैरह जो है, जो उसकी पोचिंग्स हो रही हैं, उनको धीरे धीरे कर कर आपका क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। ऐसे ही टू प्रोटेक्ट किस चीज को, प्रिजर्व एंड प्रोपोगेट द वेराइटी ऑफ स्पीशीज विद द नेचुरल बाउंड्रीज। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आपका एक लॉ पास किया था जिसको क्या कहते हैं, जिसको कहते हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। सो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 जो है एक ये, और एक है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986। अगर कोई कंपटीशन वाला इसकी तैयारी कर रहा है, जैसे यूपीएससी में अगर कोई तैयारी कर रहा है, या फिर आपका कोई ऐसा बंदा है जो सीडीएस सीएपीएफ वगैरह के लिए पढ़ रहा है, सो इनके क्लॉज थोड़े से आपका जरूर देखना आप लोग, ठीक है। 11th क्लास में आपका तुम्हें सिर्फ ईयर पता होना चाहिए कि कब आपका ये पास हुए हैं, ठीक है, इतने में तुम्हारा आपका काम चल जाएगा। There are some countries which are situated in the tropical region and they possess a large number of world species diversity। There are 12 such countries जिन्होंने आपका मेगा डाइवर्सिटी सेंटर्स आपका बना रखे हैं। इन मेगा डाइवर्सिटी सेंटर के बारे में क्वेश्चन तुमसे पूछा जा सकता है। ऐसे पूछ लेगा कि इनमें से कौन सी मेगा डाइवर्सिटी सेंटर नहीं है। तो एक तो जैसे मैक्सिको हो गया, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, ब्राजील, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, मेडागास्कर, चाइना, इंडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, इन विच दी सेंटर आर लोकेटेड। अब तुमसे एक क्वेश्चन और भी पूछ सकता है, वो पूछ सकता है कि जो मेगा डाइवर्सिटी सेंटर हैं, क्या उसमें इंडिया है या नहीं है। अगर आपका तुम्हारा आंसर हो गया नहीं, तो लोचा हो जाएगा, तो इसलिए इसको पढ़कर जाना, ठीक है। इसके अलावा इन ऑर्डर टू कंसेंट्रेट रिसोर्सेज ऑन दोज एरियाज दैट आर most vulnerable, the International Union for Conservation of Nature Resources identified certain area as biodiversity hotspot। मैं फिर से कह रहा हूं, यहां से आपका क्वेश्चन बहुत पूछते हैं और इसको पढ़ना है तुम्हें।
अब हॉटस्पॉट क्या होते हैं? ऐसे इलाके जिनमें आपका बेसिकली वेजिटेशन को प्रोपोगेट किया गया है, एंड प्लांट्स आर इंपॉर्टेंट बिकॉज दीज डिटरमाइन द प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ इकोसिस्टम. Most but not all, the hotspot really rely on species rich ecosystem for food by firewood, cropland and income from timber. अब जैसे मडागास्कर है, मडागास्कर याद आ रहा है? जैसे मैंने तुमको बताया था जहां से आपका क्या आती है, जहां से आपका हमारा मॉनसून आता है, याद है क्या तुम्हें? तो ये मडागास्कर आइलैंड अफ्रीका के जस्ट आसपास की आपका बिल्कुल लोकेशन पर. Other hotspot it wealthy countries are facing different type of pressure. The island of Hawaii, ठीक है, Hawaii Island have many unique plants and animal that are threatened but by introduced species land development. अब क्या होगा? अब जैसे इसको अगर और आगे बढ़ाओगे, आए, अब जैसे तुम इसको और आगे बढ़ाते हो तो इसको आगे बढ़ाते हुए, ठीक है, ये कुछ आपका जो है बेसिकली कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी है. जैसे इंडिया के अंदर आपका जो है एक तो सबसे पहले वेस्टर्न घाट, समझ रहे हो मेरी बात? एक तो वेस्टर्न घाट हो गया, इसके अलावा आपका ईस्टर्न हिमालयास. ईस्टर्न हिमालयास कौन से वाले? जो इलाके आपका जो है, जो इधर अरुणाचल प्रदेश ये वाला पूरा इलाका. अगर तुम इसको साउथ अमेरिका में देखोगे तो वेस्टर्न इक्वाडोर एंड कोलंबिया. फिर आपका जो है अगर तुम ऊपर चले जाओगे तो सेंट्रल अमेरिका वाला इलाका. ऐसे ही अगर तुम देखोगे तो पेनिसुलर मलेशिया, फिलीपींस, नॉर्दर्न बोर्नियो. फिर एक सिन्हारजा फॉरेस्ट, ये सिन्हारजा फॉरेस्ट जो मिलेगा तुमको ये श्रीलंका में देखने को मिलते हैं. कहां देखने को मिलते हैं? श्रीलंका के अंदर. पूछा जा सकता है तुमसे. इंडोनेशिया हो गया, ईस्टर्न मडागास्कर हो गया, क्वींसलैंड हो गया. क्वींसलैंड किधर मिलेगा? ऑस्ट्रेलिया की तरफ, ठीक है. और तुम्हें याद होगा तुम्हें क्वींसलैंड में आपका जो और क्या देखने को मिलता है, मुझे बताना. ग्रेट बैरियर रीफ कहां देखने को मिलती है तो वो भी बताना. एक मेलानेशिया हो गया, न्यूजीलैंड वाली साइड आपको देखने को मिल जाएगा. तो ये सारे क्या है? ये कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी हमको देखने को मिलते हैं. अब अगर ये पूरा चैप्टर आपका तुमको समझ में आ गया है तो भैया कुछ क्वेश्चंस देखो. व्हाट इज एन इंपॉर्टेंट रीजन फॉर नेचुरल रिसोर्सेज कंजर्वेशन? डिस्टर्ब द इकोलॉजिकल बैलेंस. फिर उसके बाद आपका प्रिजर्व द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी. तो ऑब्वियस ही बात है, हमें प्रिजर्व ही करना है, हमें डिस्टर्ब क्यों करना है? कोई भी चीज डिस्टर्बेंस की तरफ नहीं जाएगी. थ्रेटन्ड स्पीशीज कौन सी होती हैं? ऐसी स्पीशीज जो कि सफर कर रही हैं डेंजर से, आने वाले समय में आपका क्या हो जाएंगी? खत्म हो सकती हैं. नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आर एस्टैब्लिश फॉर द पर्पस ऑफ, क्यों बन रहे हैं? क्योंकि भैया कंजर्वेशन करना है, बचाना है उनको समय के साथ. बायोडाइवर्सिटी इज रिचर इन, सबसे बढ़िया इलाका तुम्हें नाम याद करना है कि ट्रॉपिकल के अलावा बाकी जगह तो आपका बायोडाइवर्सिटी कमी हो जाएगी. फिर डिफरेंट लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी, तो तुम्हें बताया मैंने, एक जेनेटिक हो गई, एक उसके अलावा स्पीशीज बायोडाइवर्सिटी हो गई, और एक उसके अलावा इको बायोडाइवर्सिटी हो गई. इन तीनों के बीच में आपका डिफरेंस भी तुमको पता करना है और बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन लिख देना. हॉटस्पॉट क्या होते हैं? ऐसे इलाके जहां पर स्पीशीज आपका बेसिकली क्या होंगी? धीरे धीरे कर प्रोटेक्टेड होंगी. उनको हमने आपका वेजिटेशन के हिसाब से, बाकी सारी चीजों के हिसाब से प्रोटेक्ट करने की बात की है. अब एक्सोटिक स्पीशीज क्या समझते हो? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. कैसा क्वेश्चन है? इंपॉर्टेंट. यहां से आपका पेपर में क्वेश्चन पूछ सकते हैं. सो स्पीशीज विच आर नॉट द नेचुरल हैबिटेट ऑफ लोकल हैबिटेट, बट उनको इंट्रोड्यूस किया जा रहा है. जैसे एग्जांपल के तौर पर अभी जैसे चीता लेकर आया गया है मध्य प्रदेश के अंदर, कूनो नेशनल पार्क के अंदर. तो अब देखो वो था तो नहीं, बट उसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं हम, है ना. इसके अलावा बायोडाइवर्सिटी आपका जो है बेसिकली कैसी हो गई? तो ये आंसर आपका तुम लिख सकते हो, ये सारे आंसर तुमको दे रखे हैं, ठीक है. इसके अलावा एक व्हाट आर द मेजर फैक्टर दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड व्हाट स्टॉप्स नीड टू प्रोटेक्ट. तो इसमें तुम सारे लिखना. जैसे एग्जांपल के तौर पर तुम बताना कैसे नेचुरल कैलेमिटीज हो गए, अर्थक्वेक आ गई, फ्लड्स आ गए, वोल्केनिक इरप्शन हो गया, फॉरेस्ट हो गए, ड्रॉट्स हो गए, ये सारे कैसे इंपैक्ट करते हुए जा रहे हैं. फिर कंजर्वेशन के लिए कौन कौन से एफर्ट्स बना रहे हैं, जैसे आपका स्पीशीज के बारे में बात कर रहे हैं, या फिर आपका फूड क्रॉप के बारे में बात कर रहे हैं, हैबिटेट्स हो गए, इन सबको आपका प्रोटेक्शन की बात की जा रही है. सो आई होप कि आपका ये पूरा चैप्टर तुमको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा. और अगर समझ में आया हो तो जहां जहां पर मैंने जो जो क्वेश्चन पूछे हैं उनको कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताना और अपना प्यार जरूर दिखाते रहो. मैं अभिषेक पांडे मिलूंगा आपसे नेक्स्ट चैप्टर में. तब तक के लिए लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर द ओनली होप ऑफ योर पेरेंट्स. कीप ब्रिंगिंग ग्लोरीज, कीप वर्किंग हार्ड एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. जय हिंद.